क्या दोस्तों, क्या खबर। सीएमए इंटर वालों, ग्रुप 1 कॉस्ट अकाउंटिंग का हम लोग इंस्टीट्यूट मैथ सॉल्व कर रहे हैं, आपको मालूम है। और आज हम लोग आ गए हैं आपका नेक्स्ट चैप्टर विच इज बजटरी कंट्रोल। ठीक है, तो बजटरी कंट्रोल जैसे कि इंस्टीट्यूट मैथ में नाम दिया हुआ है, बजट एंड बजटरी कंट्रोल, उस चैप्टर में चल रहे हैं। और हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। आई होप आपको फ़ायदा हो रहा है ये सब सेशन से, और कितना फ़ायदा हो रहा है, क्या फ़ायदा हो रहा है, अगर आप कमेंट्स में लिख के बताएंगे तो और भी हमें समझ आएगा। ठीक है, चलो। इससे क्या है कि चैप्टर का जो भी क्वेश्चंस का कन्फ्यूजन्स है वो सब ख़त्म हो जाता है, ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। देखिए क्या बोल रहे हैं इसमें, इलस्ट्रेशन नंबर 1 में आ जाओ। प्रिपेयर अ प्रोडक्शन बजट फॉर द 3 months एंडिंग March 31st फॉर अ फैक्ट्री प्रोड्यूसिंग 4 प्रोडक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो प्रोडक्शन बजट कैसे बनता है, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो ये दिया हुआ ओपनिंग स्टॉक, यहाँ पे दिया हुआ है सेल्स, और यहाँ पे डिज़ायर्ड क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। तो इसको बस एक फॉर्मेट में सजाना है, जैसे कि सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करना है ABCD का। ठीक है, इसको आप कॉपी करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक कॉपी करेंगे, ओपनिंग स्टॉक माइनस करेंगे, तो इससे आंसर निकल जाएगा। तो 10,000 प्लस 3,000 माइनस 2,000 करके 11, 15 5 20 माइनस 3 करके 17, 13 3 16 माइनस 4 करके 12, 12 2 14 माइनस 3 करके 11। टेंटड़ेंग। सर ये एग्ज़ाम में आएगा क्या? अरे बाप रे बाप, ये सब सवाल का जवाब नहीं मेरे पास। इलस्ट्रेशन 2 में आ जाओ। सो यहाँ पे बजटेड प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन कॉस्ट आपको दिया हुआ है। प्रोडक्शन प्रोडक्ट एक्स और वाई का प्रोडक्शन यूनिट्स, मटेरियल, वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड फॉर ईच टाइप ऑफ प्रोडक्ट आपको बता रहा है। कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग 2 प्रोडक्ट्स एक्स एंड वाई एंड फोरकास्ट अबाउट द नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड इन फर्स्ट 7 months इज गिवन बिलो। तो दोनों प्रोडक्ट का 7 months का सेल्स डेटा आपको दिया हुआ है। देयर विल बी नो वर्क इन प्रोग्रेस एट द एंड ऑफ एनी मंथ। फिनिश्ड यूनिट्स इक्वल टू half the sales value for next month will be in stock at the end of each month. So this is for closing stock, which is equal to 50% of next month sales, including December of previous year. तो December of previous year में भी यही रूल चल रहा था। Prepare for 6 months ending 30th June a production budget and a summarized cost of production budget। ठीक है, तो ये आपका 31st दिसंबर तक का डिटेल्स दिया हुआ है यहाँ पे। बजटेड प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन कॉस्ट फॉर द ईयर एंडिंग 31st दिसंबर वो दिया हुआ है, और ये आने वाला फोरकास्ट का बात हो रहा है, मतलब इसके बाद का पीरियड का बात हो रहा है। ठीक है, तो ये मैं कराता हूँ आपको। तो 2 प्रोडक्ट है ना, तो प्रोडक्ट एक्स है और प्रोडक्ट वाई। आपको बोल रहा है कितना महीने का बनाने के लिए, फॉर 6 months, जैन से लेकर जुलाई तक का दिया हुआ, बट बनेगा जून तक का ही। तो जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई। ऐसे बहुत कंजेस्टेड हो जाएगा, कंजेस्टेड। पहले एक्स का ही कर लेते हैं, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। फिर इसमें आएगा सेल्स, कॉपी करो, 10, 12, 16, 20, 24, 24 और 20। ऐड क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट महीने का आधा, तो 6,000, 8,000, 10,000, 12,000, 12, 10। जुलाई में गाड़ी अटक गया। लेस करना आपको ओपनिंग स्टॉक।
ओपनिंग स्टॉक में ये वाला तो आ जाएगा, बट ये वाला आपका कैरी फॉरवर्ड होके 6, 8, 10, 12, 12, 10, ये वाला आपको चाहिए ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक होगा जैसे दिसंबर में जो क्लोजिंग स्टॉक आया होगा वो इसका 50% करके आया होगा ना, उस लॉजिक से ये वाला 5,000 होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका प्रोडक्शन आ जाएगा। तो 6 और 5 1,000 होता है 11, 2,000 होता है तो 14, 18, 22, 24, 2 कम हो जाएगा तो 22 और डैश। इसी तरह से आपको वाई का करना है सेम तरीका से। ठीक है, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। सेल्स 28, 28, 24, 20, 16, 16, 18। फिर इसमें भी वही क्लोजिंग स्टॉक तो आधा के हिसाब से ही आ रहा है। कभी कभी होता है एग्ज़ाम में दोनों प्रोडक्ट का 2 अलग अलग रूल भी बता सकता है, तो आधा के हिसाब से 14, 12, 10, 8, 8, 9 अटक गया। लेस ओपनिंग स्टॉक, तो वही दिसंबर वाला लॉजिक, यहाँ पे दिसंबर में इसका आधा आएगा 14, तो उस हिसाब से ये ओपनिंग स्टॉक 14, फिर कैरी फॉरवर्ड 14, 12, 10, 8, 8, 9। सो इससे आपका आ जाएगा प्रोडक्शन यूनिट्स 28, 26, 2 कम तो 22, 18, 16, 17 डैश। तो देखो प्रोडक्शन यूनिट्स तो बहुत इजीली आ गया। यहाँ पर बोला है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी निकालना है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो दिसंबर का हिसाब से ही बनेगा, तो दिसंबर का आपको कॉस्टिंग दिया हुआ है। अब आप अपना 6 महीना का बना देंगे, तो एक्स और वाई पहले आप टोटल प्रोडक्शन फॉर 6 मंथ्स फॉर जनवरी टू जून आप इकट्ठा करिए। टोटल मारिए, वाई में पहले करते हैं 28, 26, 22, 18, 16, 17 करके आ रहा है 127। फिर एक्स में चलेंगे अगर 11, 14, 18, 22, 24, 22, ये आ रहा है 111। सो अब आपको कॉस्ट स्ट्रक्चर क्वेश्चन में दिया हुआ है, डायरेक्ट मटेरियल वही वाला लेना पड़ेगा, अपना मन से तो चेंज नहीं करेंगे। 12.5 और 19 के हिसाब से 1,11,000 इंटू 12.5, 13,87,500। 19 के हिसाब से 127 इंटू 19, 24, 13। फिर डायरेक्ट वेजेस में 4.5 और 7, 11 इंटू 4.5 कर रहे 499,500 और 127 इंटू 7 कर रहे तो 889। फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स जो दिया हुआ है
बोल दिया क्वेश्चन में वो वेरिएबल है, तो अकॉर्डिंगली उसको भी हमको रेट निकाल के करना पड़ेगा। 6,60,000 2,20,000 का माना जाएगा, तो इससे रेट निकाल लेंगे ना हम लोग। 3 रुपये आ रहा है और यहाँ पे रेट आ रहा है 4 रुपया, तो 3 और 4 के हिसाब से किया जाएगा। 3 रुपये के हिसाब से 3.33 और 4 रुपये के हिसाब से 508, इन सब से टोटल आ जाएगा 1387, 500, 499, 500, 333, 22,20,000, 24, 13, 889, 508 करके 38,10,000 हो गया। सम खत्म। ये देखो 22, 20, 38, 10 टोटल भी कर सकते हैं। अगर जैसे इंस्टीट्यूट में कोई फॉर्मेट अलग से बोला तो टोटल करने बोल रहा है तो कर दो, और क्या। ठीक है, इलस्ट्रेशन 3 में आ जाओ आप। यहाँ बोल रहा है नया चीज़ है, मटेरियल ऑन ऑर्डर। ऑन ऑर्डर का ट्रीटमेंट को आपको देखना है। तो ऑन ऑर्डर है ना, इस ट्रीटेड लाइक स्टॉक। कोई भी चीज़ ऑन ऑर्डर होता है तो इट इज़ ट्रीटेड लाइक ऑन स्टॉक। इन स्टॉक बोलिए, ऑन स्टॉक नहीं, इन स्टॉक। तो मटेरियल प्रोक्योरमेंट बजट मतलब परचेज बजट बनाना है। क्वांटिटेटिव मतलब सिर्फ क्वांटिटी दिखाना, अमाउंट नहीं। सेल्स दे रहा है 40,000, ईच यूनिट रिक्वायर 3 यूनिट्स ऑफ ए एंड 5 यूनिट्स ऑफ बी। ओके, फिर ओपनिंग बैलेंस फिनिश प्रोडक्ट का दिया हुआ है, मटेरियल ए बी का। ओपनिंग बैलेंस माने ओपनिंग स्टॉक, मटेरियल ए बी का दिया, और मटेरियल ऑन ऑर्डर भी ओपनिंग बैलेंस में दिया हुआ है, तो इट इज़ टू बी ट्रीटेड लाइक इन स्टॉक। फिर डिज़ायरेबल क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, ऑन ऑर्डर का दिया हुआ है, मतलब वो क्लोजिंग स्टॉक की तरह ट्रीट होगा। ओके, सो प्रोक्योरमेंट बजट के पहले हम लोग को प्रोडक्शन बजट बनाना पड़ेगा। प्रोडक्शन बजट कैसे बनता है? सेल्स आपको मालूम है 40,000, ऐड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स जो है 7,000, लेस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स जो है 5,000। 47 माइनस 5 करके आ रहा है 42। सेकेंड, कंजम्पशन बजट। प्रोडक्शन मल्टीप्लाइड बाई मटेरियल रिक्वायर्ड पर यूनिट। तो ए और बी का 2 है, सो प्रोडक्शन 42 है, मटेरियल रिक्वायर्ड 3 है, तो 42 इंटू 3 करके आ रहा है 126, और 42 इंटू 5 करके आ रहा है 2,10,000। ठीक है, सो कंजम्पशन से अब परचेज बजट बनाना है, जिसको आप प्रोक्योरमेंट बजट ही बोल दीजिए। जो क्वेश्चन में नाम दिया हुआ वही नाम यूज़ करें ना। अब प्रोक्योरमेंट बजट में क्या होगा, ए बी का कंजम्पशन आपको मालूम है जो है 1,26 और 2,10। फिर आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक है आपका ए बी का 15-25, ठीक है, और उसके बाद ऑन ऑर्डर भी है। ऑन ऑर्डर जो है 8,000 और 10,000, लेस करेंगे ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल और ऑन ऑर्डर 12, 20 और 7, 11। 12, 20, 7 और 11, सो ये आ जाएगा प्रोक्योरमेंट। तो ऑन ऑर्डर का ट्रीटमेंट क्या है वो आपको समझ में आ गया। इट इज़ टू बी ट्रीटेड लाइक इट इज़ एज गुड एज इन स्टॉक। सो 1,26 प्लस 15 प्लस 8 माइनस 12 माइनस 7 करके आ रहा है 31। 2,10,000, 25,000, 10,000 माइनस 31,000 करके आ रहा है 2,14। हो गया।
इलस्ट्रेशन 3 के बाद इलस्ट्रेशन 4 में आ जाओ। फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर रॉ मटेरियल परचेज बजट, फिर परचेज बजट बनाना है। तो इसमें तो और भी इजी है, कंजम्पशन, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक एडजस्ट करेंगे और सिंस प्राइस भी दिया हो तो प्राइस को भी मल्टीप्लाई कर देंगे। सो परचेज क्वांटिटी नॉर्मली आपको फ्लो में बना कॉपी करना पड़ता है, कंजम्पशन प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करेंगे ना तो परचेज की क्वांटिटी आ जाएगी। तो परचेज क्वांटिटी हम लोग एक बार यहीं से निकाल लेते हैं, 1 20 प्लस 20 1 40 माइनस 16, तो ये आ रहा है 1 24। ऐसे ही बी में करेंगे 44 और 2 ऐड करेंगे तो 46, यहाँ पे 4 ऐड करेंगे तो 1 36, यहाँ पे 2 ऐड करेंगे 38, यहाँ पे 90 और यहाँ पे 1 76। ठीक है, अब परचेज प्राइस मालूम है तो परचेज का अमाउंट आ जाएगा। 25 पैसा है तो 1 24 इंटू 25 पैसा कितना होता है, 31,000, फिर 2300, फिर 20 400, फिर 3,800, फिर आ रहा है 18,000 और फिर आ रहा है 1 76 इंटू 0.3 करने से 52,800 और इन सबका एक टोटल भी बैठा दो। 52,800, 18, 3800, 20 400, 2300 और 31,000 करके ये आ रहा है 128,300 हो गया। देखो मैंने खाली क्वेश्चन से वो जो डिटेल है वो कॉपी नहीं किया क्योंकि बहुत सिस्टमेटिकली दिया हुआ ही है, तो फिर से मैं कॉपी क्या करूं। कंजम्पशन प्लस ये क्लोजिंग स्टॉक है, ये ओपनिंग स्टॉक है ना। तो 4 नंबर भी हो गया। आइए 5 नंबर में चलते हैं। A company manufactures product A and B during the year ending 31st December 2016. It is expected to sell 15,000 kg and of A and 75,000 kg of B at selling price of 30 and 16 respectively. Material P, Q and R are mixed in the proportion of 3:5:2. In manufacture of A, material Q and R are mixed in the proportion of 1:2 in manufacture of B. Actual and budget inventories for the year are given below. Opening stock, closing stock और cost per kg दिया हुआ है. Prepare production budget and material budget showing expenditure on purchase of material. ठीक है, तो पहले क्या करेंगे हम लोग, पहले प्रोडक्शन बजट बनाएंगे। पहले प्रोडक्शन बजट बनेगा, किसका बनेगा, ए और बी का। ए बी का सेल्स दिया हुआ है 15,000 और 75,000। फिर ए बी का क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, देखिए 1,500 और 4,500। फिर लेस ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 3,000 और 4,000। तो 15 प्लस 1,500 माइनस 3,000 करके 13,500 और 75 प्लस 4.5 माइनस 4 करके 75,500। ठीक है, सो दिस इज आवर प्रोडक्शन बजट 13,500 और 75,500। प्रोडक्शन क्वांटिटी आ गया। नाउ इससे अपने को पता करना है पी क्यू आर का कंजम्पशन क्या होगा। अब कंजम्पशन एंड परचेज बजट आप एक साथ भी बना सकते हो, बट पहले कंजम्पशन जानते हैं। कंजम्पशन में पी क्यू आर और इसमें आप पहले
प्रोडक्ट ए के लिए कितना लगेगा वो सोचो। प्रोडक्ट ए में बोल रहा है द रेशियो इज़ 3:5:2, तो 3:5:2 में लगता है, यानी 13,500 यदि है तो उसको 3:5:2 में ब्रेक कर दो। 13,500 को इंटू 30% करेंगे 4050 आ रहा है। 4050, 13,500 इंटू 50% में 6750, 2700। फिर प्रोडक्ट बी में रेशियो दिया हुआ है 1:2, 1:2, 75,000, सॉरी कितना है इसका, 75,500 है ना, इंटू 1/3 करेंगे क्यू और आर में 25,167, 50,333। सो ये जोड़ के आ गया पी क्यू आर का कंजम्पशन 4050, ये थर्ड वाले में आ रहा है 53,033 और इसमें आ रहा है 31,917। सो ये कंजम्पशन निकल आया। अब इन दोनों का क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक अपने मिड एडजस्ट करेंगे, आंसर आ जाएगा। सो क्लोजिंग स्टॉक अपने को मालूम है पी क्यू आर का 369, 3,000, 6,000, 9,000। ओपनिंग स्टॉक भी मालूम है 4, 3 और 30, बाबा 4, 3 और 30, 4, 3 और 30 करके आ रहा है परचेज 7,350, ये आ रहा है 34,917, 53,033 प्लस 9,000 माइनस 30,000 करके आ रहा है 32,033। परचेज होने के बाद परचेज प्राइस आपको बताया हुआ है पर केजी, बोल लो केजी है ना, 12,10,8, 12,10,8 से मल्टीप्लाई करके परचेज इन रुपीज़ आ जाएगा। तो ये आ रहा है 36,600, ये आ रहा है 349,170 और इंटू 8 करके 256, 264, तीनों का टोटल भी कर सकते हो। तो तीनों का टोटल है आपका 642,034। हो गया। इलस्ट्रेशन 5 इज ऑल्सो ओवर। 6 में आ जाओ, इलस्ट्रेशन नंबर 6। फॉलोइंग डिटेल्स अप्लाई टू एन एनुअल बजट फॉर अ कंपनी। इसमें दिया हुआ क्या देखो, वर्किंग डेज दिया हुआ, प्रोडक्शन दिया हुआ, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने से ही प्रोडक्शन बजट आ जाएगा। फिर मटेरियल परचेजेस दिया हुआ है परसेंट बाय वेट ऑफ एनुअल टोटल एंड बजटेड परचेज प्राइस पर केजी दिया हुआ है। क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन इज 2 kg। क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन इज 2 kg और बजटेड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल दिया हुआ है। इशूज आर प्राइस ऑन फीफो। कैलकुलेट द फॉलोइंग बजटेड फिगर्स, क्वार्टरली एंड एनुअल परचेज ऑफ रॉ मटेरियल बाय वेट एंड वैल्यू एंड क्लोजिंग क्वार्टरली स्टॉक। इसके लिए स्टोर लेजर कार्ड आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको स्टोर लेजर कार्ड जितना डिटेल नहीं करके एक और शॉर्टकट से भी प्रेजेंट कर सकते हैं। क्लास में हम लोग स्टोर लेजर कार्ड से करते हैं, तो आज आपको वो भी सिखा देंगे कि शॉर्टकट क्या हो सकता है। तो सबसे पहले प्रोडक्शन बजट निपटा दो आप, जो दोनों को मल्टीप्लाई करके ही आ जाएगा। Q1, Q2, Q3, Q4। प्रोडक्शन क्वांटिटी 65 × 100, 6500, 6600,
55 into 120 is 6600. 60 into 105 is 6300. फिर प्रोडक्शन बजट हो गया। अब मटेरियल कंजम्पशन आपको मालूम है, एक के लिए 2 kg लगता है, तो नेक्स्ट आप कंजम्पशन बजट बनाइए। कंजम्पशन बजट होगा आपका एक के लिए 2, तो क्वार्टर 1 2 3 4 के लिए मटेरियल कंजम्पशन कितना होगा एट द रेट 2 kg पर यूनिट के हिसाब से 13,000। 6600 इंटू 2 करेंगे 13,200, 13,200 और 12,600। ठीक है, 6300 इंटू 2 करेंगे 12,600। नाउ कंजम्पशन बजट के बाद नेक्स्ट आपको बोला है क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग क्वार्टरली स्टॉक्स। closing quarterly stocks. So we have quarter 1 2 3 4। देखो नया प्रेजेंटेशन ये है। क्लोजिंग क्वार्टरली स्टॉक कैसे आएगा? बेसिक आइडिया है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस कंजम्पशन करेंगे तो आपका क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा, है ना। तो अब कंजम्पशन में बस फीफो फॉलो करते हुए चलो। तो ओपनिंग स्टॉक कितना है हमारा? आप देखो ओपनिंग स्टॉक हम लोग को मालूम है मटेरियल का, वो है 4000 kg, कॉस्ट 4000 kg है, कॉस्ट 4000 है, तो kg लिख रहे हैं अभी। परचेज, अच्छा परचेज बजट तो मैंने बनाया ही नहीं, मैं भूल ही गया। फिर परचेज बजट पहले बनाना था, परचेज बजट भूल ही गया मैं, हड़बड़ में कंजम्पशन से एक्साइटेड हो गया। परचेज बजट तो पहले मांगा है ना पार्ट ए, फिर पार्ट बी बोला है, ये पार्ट बी है। परचेज बजट में आ जाओ। परचेज बजट में आपको टोटल कंजम्पशन फॉर द ईयर पता होना चाहिए, पूरा ईयर का कितना कंजम्पशन है, चारों क्वार्टर का जोड़ दीजिए। 13,000, 13,200, 13,200, 12,600, तो ये आ रहा है 52। ठीक है, टोटल कंजम्पशन निकल के आ रहा है 52,000। अब ऐड करेंगे आप क्लोजिंग स्टॉक, लेस करेंगे ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना दिया हुआ है? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है 2000, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है 4000। क्लोजिंग स्टॉक है 2000, ओपनिंग स्टॉक है 4000, तो रिजल्ट क्या आ रहा है? 50,000 आ रहा है। ठीक है, तो दिस इज योर परचेजेस, परचेजेस की क्वांटिटी, एनुअल क्वांटिटी। अब क्वेश्चन बोल रहा है उसी को 3 पार्ट में खरीदना है हम लोग को। कैसे खरीदना है? 30 50 20, और प्राइस दिया हुआ 1 1.05 और 1.125। तो इसी परचेज क्वांटिटी को आप 3 क्वार्टर में स्प्लिट कर दोगे, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3। तो परचेज क्वांटिटी क्या आ जाएगी आपकी? 30% इसका करेंगे तो 15,000 आ रहा है, 50% करेंगे तो 25,000 आ रहा है, और 20% करेंगे तो 10,000 आ रहा है। फिर परचेज की रुपीज़ 1 1.05 1.125, तो ये आ रहा है 15,000, ये आ रहा है 26,250, ये आ रहा है 11,250। ये परचेज प्राइस है, ठीक है। तो परचेजेस का टोटल रुपीज़ आ गया।
आप चाहो तो एनुअल टोटल भी ले सकते हो, जो है 52,500 का। नाउ अपने को क्वांटिटी लेके स्टॉक का वर्किंग करना है। तो क्वांटिटी में यदि मैं जाऊंगा, परचेज़ की क्वांटिटी मेरे को मिल गई है 15,000 है, और कंजम्पशन की क्वांटिटी मेरे को मालूम है, देखो पहला क्वार्टर में कंजम्पशन होगा 13,000। तो आपको फीफो ध्यान रखना है कि पहले कौन सा जाएगा, पहले पुराना वाला जाएगा 4, फिर नया वाला जाएगा 9, तब ना 13 होगा। 9 कैसे आया, टोटल मिला के 13 देना है मेरे को, तो मैंने ऐसे ब्रेक कर लिया। तो मेरा बचा कौन सा क्लोजिंग स्टॉक बच गया, अब कितना, 15 में 4 वाला यहाँ चला गया और 15 में से 9 यहाँ चला गया, ठीक है। तो टोटल 6 बच गया। कौन सा वाला बचा, नया परचेज वाला सही बचा होगा ना। 15 में से 9 अगर कंज्यूम हो गया तो 6 बच गया, यही 6 आपका ओपनिंग हो जाएगा। परचेज है 13,200, ठीक है, ये परचेज है 13,200, सॉरी 13,200 नहीं है, कंजम्पशन है वो। परचेज आपका है नेक्स्ट का 25,000। अब ये इसमें 13,200 कंज्यूम होना है, तो 6,000 ओपनिंग से आएगा और 7,200 आपका नया से आएगा, है ना। 7,200 नया से आएगा, तो जो बचा हुआ है 25,000 माइनस 7,200 करेंगे, 17,800 बचा हुआ है, वो ओपनिंग में जाएगा। तो यहाँ पर परचेज करना है अपने को 10,000, कंज्यूम करना है अपने को 13,200। तो यहाँ पे 13,200 पूरा ओपनिंग से ही आ जा रहा है ना। दो पार्ट इसलिए लिखा हूँ, एक ओपनिंग का पार्ट है, एक नया पार्ट है, ओपनिंग और न्यू। तो ओपनिंग से ही 13,200 आ गया। तो जो बचा हुआ है वो बचा हुआ है दो पार्ट में, ऐसे बचा हुआ है, आप देखेंगे अगर तो एक पार्ट आपका 17,800 में 13,200 गया तो 4,600, और आपका बचा हुआ है 10,000। ये दो मिला के 14,600 बचे हुए हैं, ठीक है। सर ऐसे ब्रेक करके लिखना है कि इकट्ठा भी लिख सकते हो, इकट्ठा भी लिख सकते हो, कोई उतना मैटर नहीं कर रहा है, बट आपको पता होना चाहिए कि मेरे पास ओपनिंग स्टॉक में 4,600 और 10,000 बचे हुए हैं। तो 14,600 आया, परचेज़ कुछ नहीं हुआ, और लास्ट क्वार्टर में 12,600 इशू होगा। तो 12,600 जब इशू होगा तो इसका ब्रेकअप आपको ध्यान है क्या, आप ऐसे भी लिख सकते हो, 4,600 पुराना वाला है और 10,000 नया वाला है। तो जब इशू होगा तो 4,600 पहले जाएगा, कितना इशू होना है, 12,600 इशू होना है, तो 4,600 गया, तो और 8,000 नया वाला जाएगा। तो 12,600 गया, सब बचा बचू के 2,000 आया। ठीक है। सो दिस इज़ ओवर, फ्रॉम दिस वी गॉट द रिजल्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। एंड ये 2,000 kg क्वेश्चन में भी दिया हुआ था, अगर आपको ध्यान हो, उसी से हमने परचेज भी निकाला था। और इसकी अगर वैल्यू पूछ रहा है, इसका वैल्यू भी क्वेश्चन में बोला है ना निकालने, तो वैल्यू क्या होगा, जैसे अब आपको ये पता होना चाहिए कहाँ से आया ये 15,000 में से 6,000 आया। तो 15,000 कितना रुपया करके ख़रीदा गया था, ये 1 रुपया करके ख़रीदा गया था। तो 15,000 इंटू 1 रुपया था ना क्वार्टर 1 का स्टॉक, तो इसका रेट 1 रुपया करके होगा, तो वैल्यू निकल जाएगी 6,000। थोड़ा जगह का किल्लत हो रहा है ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा जगह जुगाड़ कर रहे हैं। क्लोजिंग स्टॉक की ये क्वांटिटी आई है, वैल्यू भी निकालना है। सो वैल्यू विल बी हियर 6,000 इंटू 1, 6,000, है ना। फिर 17,800 है, ठीक है। तो 17,800 में देखिए वो कहाँ से बचा है, 6 आपका 17,800 कहाँ से बचा है, 25,000 में 7,200 कंज्यूम हो गया था, तो 17,800 25,000 से बचा हुआ है। तो 25,000 का रेट क्या था, 1.05 करके था। 17,800 इंटू 1.05, तो ये आ रहा है 18,690। अभी 17,800 में अब देखिए 10,000 नया आके 13,200 जब कंज्यूम हुआ तो
13,200 17,800 से ही कंज्यूम हुआ, तो 4,600 बचा हुआ है 1.05 वाला, और 10,000 बचा हुआ है एट द रेट आपका नया जो परचेज था उसका रेट था 1.125। ठीक है, तो 4,600 इंटू 1.05 करने से आ रहा है 4,830, और ये आ रहा है प्लस 11,250 करके ये टोटल वैल्यू निकल जाएगा 16,080। और लास्ट वाला जो 2,000 बचा हुआ है वो तो आपका इसी 10,000 वाला से बचा हुआ है। आप देखो 10,000 में 8,000 कंज्यूम हो गया, नया तो कुछ खरीदे नहीं थे ना, तो 14,600 ही जब नेक्स्ट पीरियड में गया था उसमें से 4,600 पुराना वाला पहले इशू किए, फिर 10,000 में से 8,000 इशू किए, तो 2,000 बचा हुआ है, तो उसका रेट एट द रेट 1.125 वाला ही है, तो ये वैल्यू खड़ा हो रहा है 2250। अब देखो यही चीज़ अगर आप स्टोर लेजर कार्ड बना के करते तो इतना पंगा नहीं होता, इतना लास्ट में खेचड़ नहीं होता है। स्टोर लेजर कार्ड बना के जब करते तो लास्ट में खेचड़ नहीं होता आपका, ऐसे ही काम हो जाता है। स्टोर लेजर कार्ड बना के करने से लास्ट में इतना खेचड़ नहीं होता, बट ठीक है। अदरवाइज स्टोर लेजर कार्ड बहुत एक्सटेंसिव होता है, बहुत मेहनत होता है उसमें। अब आप इतना दिमाग लगा सकते हो तो ये आपको इजी लगेगा। ओपनिंग स्टॉक परचेज फीफो से इशू करना है तो इसका ट्रैक रखना पड़ेगा कहाँ से इशू हुआ। ओपनिंग स्टॉक आपका 4,000 पहले इशू होगा, फिर नया से इशू होगा, टोटल 13,000 कहाँ से आया, कंजम्पशन बजट से आया। ये परचेज बजट से आ रहा है, ठीक है। कंजम्पशन बजट से आ रहा है, कंजम्पशन बजट ऊपर में बनाया, परचेज बजट मैंने नीचे में बनाया। फिर ये 15 में से 9 अगर इशू हो गया तो 6 बच गया, 6 ओपनिंग हो गया, फिर 50,000 परचेज बजट से ले आया कि 25,000 खरीदा है ना, 25,000 खरीदा है ना हमने, तो 25,000 परचेज बजट से ले आए। अब उसमें से 13,200 इशू का कैसे पता चला, यहाँ से पता चला। तो 13,200 की फीफो का पैटर्न फॉलो करो, ओपनिंग पहले जाएगा 6,000, फिर 25,000 में से 7,200 जाएगा, तब जाके 13,200 होगा। तो बचा हुआ 17,800 कहाँ से बचा हुआ, 25,000 वाला से बचा हुआ है, तो उसका 25,000 का रेट आपको मालूम है, तो उसके हिसाब से 17,800 का रेट आएगा। अब नेक्स्ट क्वार्टर में 17,800 ओपनिंग है, 10,000 आपका परचेज हुआ वापस, 17,800 ओपनिंग है और 10,000 आपका परचेज हुआ, ठीक है। तो 10,000 यदि परचेज हुआ आपका, तो 13,200 कंज्यूम हुआ, तो 17,800 से ही सारा चला गया। तो बचा हुआ जो है 14,600 कहाँ से बचा हुआ है, तो उसका बैक ट्रेसिंग रखना पड़ेगा कि 14,600 कहाँ से बचा हुआ है। 14,600 में आप ये नहीं बोल सकते कि 17,800 से बचा हुआ है, वो बोलना भूल हो जाएगा। 17,800 का बैक ट्रेसिंग आपको करना पड़ेगा। जैसे 17,800 में 13,200 अगर चला गया तो 4,600 आपका बचा हुआ है, 17,800 माइनस 13,200 करके, और 10,000 पूरा नया वाला बचा हुआ है। अब ये दोनों मिला के 14,600 बन गया। तो 14,600 से ये नहीं बोला जा सकता कि 14,600 से 12,600 इशू हो गया, आपको ट्रैक रखना पड़ेगा। 14,600 में 2 पार्ट था, 4,600 और 10,000। तो 4,600 पहले गया होगा, फिर 10,000 गया होगा, तो अकॉर्डिंगली लास्ट वाला बच जाता है। और एकदम पाती भाषा में याद रखना चाहते हो ना, तो सिंपल चीज़ है, फीफो में लास्ट वाला बचा हुआ रहता है। फीफो में क्या है, 2,000 है ना, तो लास्ट परचेज जो हुआ होगा उसी से बचा हुआ होगा। जैसे सोचो क्लोजिंग स्टॉक में अगर 12,000 बचा हुआ होता फॉर एग्जांपल, और लास्ट परचेज हुआ है 10,000, तो 10,000 यहाँ से आएगा, 2,000 यहाँ से आएगा। ये कॉमन सेंस हम लोग लगा सकते हैं, ऐसे समझा पा रहा हूँ। अगर यहाँ पे 2,000 बचा हुआ है तो सिंपल भाषा, फीफो में लास्ट से बचा हुआ रहता है, और लीफो होता है तो फर्स्ट से बचा हुआ रहता है। तो जो लास्ट परचेज है वो 10,000 है, और आपके पास बचा हुआ 2,000 है, तो इसी 10,000 से सब बचा हुआ है। सिंपल, इतना दिमाग लगाने का काम ही नहीं। बट प्रॉब्लम है कि आपका 14,600 में तो फंस जाएगा ना गाड़ी, आपको तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा। लास्ट वाला खाली क्लोजिंग स्टॉक पता करना तो बात अलग था, आपको तो हर क्वार्टर का स्टॉक पता करना है। तो इसी का ऑल्टरनेटिव होता है स्टोर लेजर कार्ड बना लो ढंग से, ठीक है, जो अपने क्लास में करे हुए होते हैं। स्टोर लेजर कार्ड बना के करने से आपको सम और आसान लगता है। मतलब उस समय कैसे होता है, रिसीट्स, इश्यूज़, बैलेंस आपको करना पड़ता है। रिसीट्स माने परचेजेस, इश्यूज़ माने कंजम्पशन और बैलेंस, और वो फीफो लीफो के हिसाब से आप लोग जैसे स्टोर लेजर कार्ड बनाते थे, अगर आप वही सिस्टम में चल जाओगे, क्वांटिटी प्राइस अमाउंट, क्वांटिटी प्राइस अमाउंट, क्वांटिटी प्राइस अमाउंट, तो और इजी लगेगा आपको। तो उसमें मैं एक क्वार्टर का आपको समझा देता हूँ। जैसे Q1 का पहले करोगे, ओपनिंग बैलेंस है 2,000,
सॉरी 4,000 है, कॉस्ट है उसका 1 रुपया, अमाउंट है 4,000। फिर क्वार्टर 1 में जो परचेज़ हुआ, परचेज़ बजट से देख लोगे, परचेज़ बजट से आप देखोगे कितना परचेज़ हुआ, 15,000, 1 रुपया करके 15,000, तो 15,000 1 रुपया करके 15,000। इस तरह से बैलेंस 4,000 और 15,000 दोनों का रेट सेम है ना, तो आप मिक्स कर सकते हो, 19,000 एक और 19,000 हो जाएगा। फिर क्वार्टर 1 में कंजम्पशन होगा, क्वार्टर 1 में कंजम्पशन होगा 13,000, तो 13,000 का 13,000 का, ठीक है, कंजम्पशन होगा तो ये 19 में से ही आ जाएगा, 1 रुपया 13,000, तो बचा हुआ क्या होगा 6,000, 1 रुपया करके 6,000। तो इस तरह से क्वांटिटी भी आ गई, वैल्यू भी आ गई। ये हो गया क्वार्टर 1 कंप्लीट। आपको याद आ रहा है ऐसे क्लास में कराया हुआ। इसी तरह से आप क्वार्टर 2 का करो, क्वार्टर 3 का करो, क्वार्टर 4 का करो। स्टोर लेजर कार्ड बना के करने से उतना लास्ट में मगजमारी नहीं होगा, ठीक है। एंड कंटिन्यू, यू हैव टू कंटिन्यू, आई एम नॉट कंटिन्यूइंग, एंड यू कैन कंटिन्यू लाइक दिस, और अदरवाइज अनदर वे इज टू फॉलो इंस्टीट्यूट सॉल्यूशन। इंस्टीट्यूट इज डूइंग लाइक दिस, जस्ट दैट इंस्टीट्यूट इज नॉट गिविंग यू the breakup of how the valuation is coming clearly, so you have to keep a track। आपको अपने से ट्रैक रखना पड़ेगा कि 4,000 में से कौन सा इशू हो गया, 15,000 में से कितना इशू हो गया, तो बच गया तो कहाँ से बचा, तो 15,000 में से 6,000 बचा हुआ है। यहाँ पे 25,000 में से 17,800 बचा हुआ है, ठीक है। 6,000 इशू हो गया, 25,000 में से 7,200 इशू हो गया, तो 17,800 बच गया। यहाँ पर 17,800 एज वेल एज 10,000 दोनों से बचा हुआ है, ये चक्कर हो गया। 17,800 में से ही 13,200 गया ना, तो 4,600 बचा हुआ उसका, और 10,000 उसका भी बचा हुआ है। अब उसी को ही ट्रैक करते हुए हम लोगों को आगे जाना पड़ा, 4,600, और इस 10,000 में से फिर आपको ट्रैक करना पड़ा कि ये वाला 4,600 तो इशू हो गया होगा पहले, और फिर 10,000 से ये इशू हुआ होगा, तो अल्टीमेटली 2,000 आपका इस 10,000 से बचा हुआ है, ठीक है। तो इसमें ये ट्रैक करना पड़ता है, और स्टोर लेजर कार्ड ऐसे बना के करोगे ना तो कोई ट्रैकिंग का माथापच्ची नहीं होता, वो सीधा सीधा बस आपका क्वार्टर 1 का हो गया, आप क्वार्टर 2 का परचेज डालो, है ना, फिर उसका बैलेंस में 2 बार लिखना पड़ता है, 2 बार, याद आ रहा है, 2 बार लिखना पड़ेगा। एक बार जो यहाँ पे 6,000 है वो प्लस नया वाला, फिर कंज्यूम कराओगे फीफो में, मतलब पुराना वाला से, लाइक दैट आपको चारों क्वार्टर का करना है। चलो नेक्स्ट आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 7 में। इलस्ट्रेशन नंबर 7 में आ जाइए। ये सिंपल सा फ्लेक्सिबल बजट का क्वेश्चन है, लिखा हुआ ऐसे सेलिंग ओवरहेड बजट, बट बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें एडवर्टीजमेंट, सैलरीज, एक्सपेंस ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट, सेल्समैन रेम्युनरेशन, ये सब दिया हुआ है, ये सारा फिक्स्ड कॉस्ट मान लिया जाएगा। और जो कमीशन दिया हुआ है @1% ऑन सेल्स, 5% ऑन सेल्स, ये 7.5% ऑन सेल्स, ये आपका वेरिएबल मान लिया जाएगा। और इसी के हिसाब से आपको सेल्स ओवरहेड बजट बनाना है बाय एडिंग फिक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट। आपको सेल्स दिया हुआ है, तो सेल्स जो दिया हुआ है उसमें एजेंट सेल्स अलग है, तो इनका 80,000 रुपीज़ है, इंक्लूडिंग एजेंट सेल्स ऑफ 8,000। तो इसको थोड़ा ध्यान देकर ये कमीशन लेना है, ठीक है, क्योंकि एजेंट कमीशन आपका उनका सेल्स के ऊपर होगा, ओके। तो इंक्लूडिंग एजेंट सेल मतलब ये एजेंट कमीशन उनके सेल्स पे लेना है। सो आपको बजट बना के दिखाना है। सेल्स ड्यूरिंग द पीरियड वेर एस्टिमेटेड एज फॉलोज। 3 पीरियड है यहाँ पे, ABC, एक्चुअली यहाँ पे ठीक से लिखा नहीं है, लिखना चाहिए था इनको पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड 3। तो यहाँ पे 3 केस है एक्चुअली, बस क्वेश्चन को समझने के लिए यही एक तरीका है। ये आपको जब तक किया हुआ नहीं होता है ना तो समझ नहीं आता, अरे ये क्या हो रहा है, 3 बार सेल्स क्यों दे दिया है। तो बहुत बार बच्चे क्या समझते पता है, 1% इस पे लो, 5% सेकंड वाले पे लो, और 7.5% थर्ड वाले पे लो। क्वेश्चन में ठीक से प्रेजेंट नहीं किया ना, तो अब मैं बता दिया तो 1 2 3 आपको लगे हाँ 3 सिचुएशन है। तो सेल्स आपका दिया हुआ देखो यहाँ पे 80,000, यहाँ पे दिया हुआ 90,000, और यहाँ पे दिया हुआ है 1 लाख, और इंक्लूडिंग एजेंट सेल्स दिया हुआ है। तो एजेंट सेल्स मान लो मैं अलग से लिख दिया, 8,000 है, 10,000 है, और 10,500 है।
फिर आएगा आपका फिक्स्ड ओवरहेड, एडवर्टीजमेंट 1000 सैलरीज ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट फिर से 1000 एक्सपेंसेस ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट 750 सेल्समैन रेम्यूनरेशन 3000 5750 तीनों में सेम ही रहेगा। अब ये फिक्स्ड हो गया। अब वेरिएबल में चलते हैं। तो वेरिएबल ओवरहेड में सेल्समैन एंड डियरनेस अलाउंस 1% ऑन सेल्स अफेक्टेड। तो 1% ऑन सेल्स मतलब 80,000 का होगा कि आपका 72,000 का होगा, ये डाउट आ जाता है। ठीक है, तो एजेंट सेल्स कमीशन अलग से दे रहे हैं और सेल्समैन का रेम्यूनरेशन है। यहाँ पे देखो, सेल्समैन रेम्यूनरेशन इज 1% ऑन सेल्स अफेक्टेड। तो एक्चुअली क्या होता है ना, बहुत सारा कंपनी में एक सिस्टम होता है जहाँ पर हम लोग आपको सैलरी नहीं देंगे, आप हमारा सेल करिए, आपको बड़ा कमीशन दे देंगे। और दूसरा केस होता है कि हम लोग आपको सैलरी दे देंगे बट आप जो सेल करेंगे उस पर छोटा कमीशन देंगे। तो सिंस यहाँ पे देखो सैलरीज ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट दिया हुआ है, फिर सेल्समैन रेम्यूनरेशन, फिर सेल्समैन एंड डियरनेस अलाउंस क्यों दे रहे हैं यहाँ पे? सेल्समैन एंड डियरनेस अलाउंस फिर से यहाँ पे क्यों दे रहे हैं, जिसमें कमीशन बोल दे रहा है आपको @1%। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि ये उन लोग जो सेल्स एग्जीक्यूट कर रहा है उस पर होगा। तो हिसाब से यहाँ पे क्लियरली लिखना चाहिए कि कौन कितना सेल्स कर रहा है। तो बच्चा गलती से यहाँ पर 80,000 पे कर ही देगा, बट इंस्टीट्यूट का सॉल्यूशन देखोगे 72,000 पे कर रहा है, जो नेट सेल्स है ना उस पर कर रहा है। तो 1% ऑफ 72,000 कर रहा है, तो 720 आ रहा है। और वैसे ही यहाँ पे 1% ऑफ 80,000 करेगा तो 800 आएगा। और यहाँ पे 1,00,000 माइनस 10 500, 89,500 पे 1% करेगा तो 895 आएगा। सेल्समैन एंड डियरनेस अलाउंस आ गया। फिर कैरेज आउटवर्ड्स, कैरेज आउटवर्ड है 5% ऑन सेल्स। सो सेल्स का 5% कितना होता है? अब कौन सा सेल्स पे लेना है? तो ये कैरेज आउटवर्ड हर सेल्स पे लगना चाहिए। तो कैरेज आउटवर्ड आपका 5% ऑफ 80,000 पे लिया जा रहा है, तो ये आपका 4,000 आ रहा है। फिर 5% ऑफ 90,000 करेंगे 4.5, 1,00,000 करेंगे 5,000। और एक एजेंट कमीशन वो उनका सेल्स पे देना है जो वो लोग सेल अचीव किया है। कितना अचीव किया वो लोग? 7.5% के हिसाब से 8,000। तो 8,000 का 7.5% आता है 600, 750 और 10 500 का 7.5% आता है 788 या 787.5 बोल दीजिए। सो इसको ऐड करके आ रहा है 5320 6050 668, ये 788 कर देता हूँ तो 83। और इन सब दोनों से टोटल आ जाएगा 12,433, 11,800, 11,070। ठीक है, सो इसमें ट्रिक क्या था कि ये ऑन सेल्स अफेक्टेड माने क्या? ऑन टोटल माइनस एजेंट।
ठीक है। फिर यहाँ पे 5% ऑन सेल्स मैंने क्या, ऑन टोटल सेल्स, और ऑन एजेंट कमीशन ऑन एजेंट सेल्स। चलिए क्वेश्चन ठीक से लिखा नहीं है, इसको लिखना ठीक से था कि 7.5% ऑन देयर सेल्स, 5% ऑन टोटल सेल्स और 1% ऑन सेल्स एक्सक्लूडिंग एजेंट सेल्स। एक्चुअली ये क्वेश्चन है ना सीए का मैट में भी है, तो उधर अच्छे से लिखा हुआ है, उधर लिखा हुआ है डायरेक्ट सेल्स 72, उन्होंने सेल्स अफेक्टेड है ना, उसके जगह उन्होंने लिखा है डायरेक्ट सेल्स, तो वह 72, एजेंट सेल्स अलग से दिया है 8,000। तो आराम से बच्चा पकड़ लेता है कि किसके ऊपर होगा। और यहाँ पे लैंग्वेज इशू है, इसलिए ये सम को करके फ़ायदा हो गया आपका। फिक्स तो सब समझ में आ रहा है चलो, बट ये लफड़ा नहीं समझ में आ रहा था कि वेरिएबल ओवरहेड का किसके किसके ऊपर कितना अमाउंट होगा। सब बच्चा लोग 80,000 पे सारा निपटा देगा तो रॉन्ग। और फिर कई बार क्या करता है, मैंने बोला ना, एक 80,000 पे ले लेता है, दूसरा वाला 90 पे ले लेता है, तीसरा वाला 7.5% ऑफ 1 लाख ले लेता है। यही नहीं क्लिक करता कि 3 अलग अलग सिनेरियो है, 3 अलग अलग पीरियड है, ठीक से सजाया नहीं क्वेश्चन को। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है सारा चीज़। नेक्स्ट आ रहा है कैश बजट। नेक्स्ट इज़ योर कैश बजट। कैश बजट का फर्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। ये बहुत साधारण सा क्वेश्चन है। कैश बजट फॉर द पीरियड फ्रॉम जनवरी आपको बनाना है। प्रिपेयर कैश बजट फॉर फर्स्ट 6 मंथ्स। रेवेन्यू एक्सपेंस दिया हुआ है, तो सेल्स है, मटेरियल है, वेजेस है, ओवरहेड का प्रोडक्शन और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है। ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ 10,000। नया मशीनरी लाना है 20,000 एट 20,000 ऑन क्रेडिट टू बी रीपेड बाई 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट इन मार्च एंड अप्रैल। सेल्स कमीशन एट द रेट 5% ऑन टोटल सेल्स इज टू बी पेड विद इन अ मंथ फॉलोइंग एक्चुअल सेल्स। कमीशन का एक एक्सपेंस और बढ़ जाएगा। 10,000 बीइंग द अमाउंट ऑफ सेकेंड कॉल मे बी रिसीव्ड इन मार्च। तो सेकेंड कॉल मतलब वो शेयर इशू करते हैं ना, इंस्टॉलमेंट आता है उसका। शेयर प्रीमियम अमाउंटिंग टू ₹2,000 इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड विद द सेकेंड कॉल, तो ये मार्च में रिसीव कर लेना। पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर इज 2 मंथ्स। तो सप्लायर का, यानी ये सप्लायर्स का पेमेंट है, तो वो लोग 2 महीना का क्रेडिट देते हैं। पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड टू कस्टमर इज़ 1 महीना, तो ये क्रेडिट कस्टमर के लिए सेल्स है, उसको हम लोग 1 महीने का क्रेडिट देते हैं। और फिर बोल रहा है डिले इन पेमेंट ऑफ ओवरहेड इज़ 1 मंथ, तो ओवरहेड में दोनों में 1 मंथ का डिले है। और डिले इन पेमेंट ऑफ वेजेस इज़ हाफ मंथ, इसमें हाफ मंथ का डिले है। अज्यूम कैश सेल्स टू बी 50% ऑफ टोटल सेल्स, तो टोटल सेल्स में 50% कैश है, 50% क्रेडिट है। सो आपको कैश बजट बनाने बोला जा रहा है। तो इसमें मज़ा क्या आता है ना, पूरा सेग्रीगेट कर करके करना। तो अरे सो देखो, यहाँ पर सबसे पहले आपको जानना चाहिए, मैं तो शेड्यूल बना बना के करता हूँ, पहले सेल्स का सारा वर्किंग करना चाहिए। जैसे क्वेश्चन में जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून दिया हुआ है। क्वेश्चन में बोल रहा है कैश सेल्स आपको 50% है, तो पहले कैश सेल्स ब्रेक कर लेते हैं। आप ऊपर में देखते जाओ, 20, 22, 28 ये सब है, तो इसका 50% हम लोग कैश सेल्स में ले जा रहे हैं। यानी कि 10,000, 11,000, 14, 18, फिर है 15 और फिर है 20। तो ये हो गया कैश सेल्स। फिर आपका कैश सेल्स के बाद होगा क्रेडिट सेल्स। तो क्रेडिट सेल्स भी इसका आधा ही है, 10, 11, 14, 18, 15 और 20। नाउ क्रेडिट सेल्स में हम लोग को क्रेडिट मिलता है, हम लोग क्रेडिट देते हैं 1 महीने का। कस्टमर्स आर गिवन पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड टू कस्टमर इज़ 1 मंथ।
सो कलेक्शन कब होगा? कलेक्शन फ्रॉम क्रेडिट सेल्स। तो जनवरी का पैसा आपको फरवरी में मिलेगा 10,000, ये 11 मिलेगा, यहाँ पे 14 मिलेगा, यहाँ पे 18 मिलेगा, यहाँ पे 15 मिलेगा। ठीक है, ये हो गया सेल्स का। तो टोटल कलेक्शन आपका बोल सकते हैं आप, ये अगर ए है, ये अगर बी है, तो जनवरी में 10, फरवरी में 21, मार्च में 25, अप्रैल में 32, मई में हो जाएगा 15 और 18 मिला के 33, और ये आ गया 35। ठीक है, ऐसे ही सेल्स के बाद नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट नोट नंबर 2 में मटेरियल, सप्लायर का पेमेंट टू सप्लायर। तो सप्लायर को हम कब पेमेंट करेंगे? 2 महीने बाद। तो आपको पूरा वैसे लिखना पड़ेगा कि आप कब कब कितना मटेरियल खरीदें। तो मटेरियल का कॉस्ट आपको जो दिया हुआ है वो पहले मैं कॉपी कर रहा हूँ, 20, 14, 14, 22, 20 और 25। अब यहाँ पर आफ्टर 2 मंथ्स आप पेमेंट कर रहे हो, 2 महीने का क्रेडिट है, तो ये वाला पेमेंट होगा यहाँ पे 20, फिर 14, फिर 14। ठीक है, कंसेक्यूटिव चल रहा है 22, इसके बाद वो वाला, उसके बाद वो वाला, उसके बाद वो वाला। तो सप्लायर का हो गया। फिर वेजेस का आधा महीना का है, तो नोट 3 मैंने बनाया, मान लो वेजेस। तो वेजेस का पहले कॉस्ट लिख रहा हूँ। कॉस्ट दिया हुआ है क्वेश्चन से देखिए, 4000, 4400, 4600, 4600, 4000 और 5000। तो उसको आधा आधा करेंगे। सो आधा आधा मतलब वेजेस पेड होगा आधा इस महीना और आधा नेक्स्ट महीना। ठीक है, करेंट मंथ में आधा जाएगा, नेक्स्ट मंथ में आधा जाएगा। आधा महीना का यही रूल है। करेंट में आधा जाएगा इस 4000 का, नेक्स्ट मंथ में आधा जाएगा। समझ गया पेमेंट कैसे होगा? ये करेंट में 4 जाएगा और इस 4 का इसमें 2 जाएगा। इस 4400 का करेंट में 2200 जाएगा, नेक्स्ट में 2200 जाएगा। इसका 4600 का करेंट में 2300 जाएगा, नेक्स्ट में 2300 जाएगा। इस 4600 का करंट में 2300 जाएगा, नेक्स्ट में 2300 जाएगा। इस 4000 का करंट में 2000 आएगा, नेक्स्ट में 2000 आएगा, यहाँ पे करंट का 2500 आएगा। तो इस तरह से अमाउंट पे हो जाएगा, यानी कि 2000, 4200, 4500, 4600, 4300, 4500। तो वेजेस हो गया। ओवरहेड्स के लिए वो नेक्स्ट मंथ देना है, चाहे प्रोडक्शन हो चाहे सेलिंग हो, नेक्स्ट मंथ देना है। तो मैं वर्किंग नहीं कर रहा ओवरहेड्स का। फिर आपका ये मशीनरी, न्यू मशीनरी का देख लेंगे, मार्च अप्रैल में 2 इंस्टॉलमेंट देना है। कमीशन 5% ऑन टोटल सेल्स आपको नेक्स्ट मंथ में देना है, तो कमीशन का कर देते हैं। नोट नंबर 4, कमीशन। पहले टोटल कमीशन पता तो कर लें, खर्चा कितना है। टोटल कमीशन एक्सपेंस 5% के हिसाब से 10,000 का 5% आता है 1000। फिर 22,000 का 5% हो रहा है 1100, 1400, 1800, 1500, 2000। और फिर पेमेंट होगा नेक्स्ट मंथ 1 महीने के बाद, तो 1000, 1100, 1400, 1800, 1500। ठीक है, सो दिस वे आपका ओवरहेड्स का खाली वर्किंग नहीं किया मैंने, दिस वे आपका काम बन जाएगा। तो इसमें एक कैश बजट पूरा फॉर्मेट में अब बनाओगे तो काम बन जाएगा। कैश बजट जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून।
So in this what we have is opening balance given as 10,000, अगर आपने ध्यान दिया हो। फिर आप अपना सारा रिसीट्स जो नोट 1 में आया कलेक्शन 10, 21, 25 ये सब लिखोगे रिसीट्स में फ्रॉम सेल्स जो नोट 1 में था 10, 21, 25, फिर कितना था 32, 33, 35। फिर फ्रॉम सेल्स के बाद और भी रिसीट है ना, 10,000 being the amount will be received in March. Share premium is also obtained with the second call, तो 12,000 रुपये आ जाएगा। So collection from second call and share premium, तो ये टोटल आ रहा है 12,000 मार्च में। अब पेमेंट है, पेमेंट में सप्लायर को पे करेंगे हम, जिसका मैंने नोट 2 बना दिया था, वो है डैश डैश 20, 14, 14, 22 डैश डैश 20, 14, 14, 22। सप्लायर के बाद फिर पेमेंट वेजेस का था, तो वेजेस में है 2,000, 4,200, 4,500 वेजेस दे दो, 2,000, 4,200, 4,500, 4,600, फिर कितना है 43 और 45, 4,300, 4,500। सो वेजेस के बाद कमीशन, कमीशन आपका पेड है डैश 1,000, 1,100, 1,400, 1,800, 1,500। कमीशन 1,000, 11, 14, 18, 15, 11, 14, 18, 15 कमीशन हो गया। उसके बाद मशीनरी का इंस्टॉलमेंट, मशीनरी का इंस्टॉलमेंट 20,000 ऑन क्रेडिट है, उसको 2 इंस्टॉलमेंट में बांटो तो 10,000 होगा। मार्च और अप्रैल में देने बोल रहा है, जैन, फेब, मार्च और अप्रैल सारा पेमेंट निपटा दिया हमने। अब यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस आपका आ जाएगा, तो एक एक महीना का अपने बैलेंस करते चलेंगे। 10 + 10 20 - 12 करके 18, तो ये क्लोजिंग ओपनिंग बन जाएगा। 18 + 21 - 4,200 - 1,000 करके आ रहा है। अच्छा मेरा वो छूट गया, देखा एक चीज़ का वर्किंग नोट नहीं बनाया ना, तो छूट गया ओवरहेड्स। प्रोडक्शन और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का एक एक महीना का क्रेडिट है, तो अकॉर्डिंगली ओवरहेड्स का क्या करेंगे हम लोग, एक महीना का क्रेडिट मिला ना ओवरहेड्स में, तो ये दोनों को मिला लीजिए। आप इकट्ठा भी कर सकते हैं या फिर अलग अलग भी दिखा सकते हैं। एक एक महीना बाद से नीचे नीचे दिखाएंगे, जैसे 3,200 और 800 हम अलग अलग दिखाएंगे, यहाँ से दिखाएंगे एक महीना का बाद से। मतलब जनवरी का अमाउंट फरवरी में, फेब का अमाउंट मार्च में 3,300, 900, 3,400, 900, 3,500, 1,000 और है 3,200, 900। ये माइनस करके आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस। तो पहला वाला ठीक ही है, फ़र्क नहीं पड़ा उसमें। 18 ओपनिंग बैलेंस भी ठीक 18। अब 18 + 21 - 4,200 - 1,000 - 4,000 करके आ रहा है यहाँ पे 29,800। ये 29,800 हम ऊपर डाल देंगे, प्लस 25,000 + 12,000 - 20 - 4,500 - 1,100 - 10 - 4,200 करके आ रहा है 27,000। फिर 27,000 को आप ऊपर रख दो,
तो 27,000 प्लस 32 माइनस 14 माइनस 4,600 1,400 10,000 3,400 900, तो ये आ रहा है 24,700। ये 24,700 को ऊपर प्लस 33 माइनस 14 माइनस 43 माइनस 1,800 माइनस 3,500 माइनस 1,000 करके आ रहा है 40। फिर से देखना पड़ेगा। 24,700 प्लस 33 माइनस 14 माइनस 43 माइनस 1,800 माइनस 4,500, यार 33,100। इसको हम लोग यहाँ डाल देंगे प्लस 35 माइनस 22 माइनस 4,500 1,500 36,000। ठीक है, तो ये कैश बजट ख़त्म हुआ। मेन इसका वर्किंग नोट नहीं बनाया था तो स्किप हो गया, बट अदरवाइज़ आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है। कुछ था नहीं इस सब में। नाउ मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप है ना इलस्ट्रेशन नंबर 9 अपने आप पहले करें, ठीक है, फिर मेरा आगे का चेक करें। जब तक अपने से नहीं करेंगे ना तो चीज़ कभी भी 100% क्लियर नहीं होगा। आप कॉपी जितना ही कर लीजिए उसका कोई यूटिलिटी नहीं है। सो आगे का आप एक बार अपने से अब करो, हम लोग अगले दिन मिलेंगे। इस इलस्ट्रेशन 7 फ्लेक्सिबल बजट टाइप क्वेश्चन था, मैं एक बार फिर से मार्क कर दे रहा हूँ। इलस्ट्रेशन नंबर 6 आपका ये फंक्शनल बजट्स का क्वेश्चन था, जिसमें आपको स्टोर लेजर कार्ड का फंडा या फिर उसका अल्टरनेट मिला। फिर ये 5 नंबर आपका सिंपल सा प्रोडक्शन और परचेज बजट है, तो फंक्शनल बजट का ही क्वेश्चन हो गया। वैसे तो कैश बजट भी फंक्शनल बजट ही है, इसमें प्रोडक्शन और परचेज, इसमें भी फंक्शनल बजट में भी प्रोडक्शन और परचेज, प्रोडक्शन और परचेज हुआ। 5 में भी वही हुआ। 4 में सिर्फ परचेज बजट है, ये भी फंक्शनल बजट ही है बट सिर्फ परचेज बजट है। 3 में सिर्फ परचेज बजट है। 1 2 3 4 तो बहुत आसान था। फिर आपका ये वाला में प्रोडक्शन, ये अच्छा क्वेश्चन था, प्रोडक्शन एंड परचेज, नहीं प्रोडक्शन बजट ही था, सॉरी खाली प्रोडक्शन बजट था। इलस्ट्रेशन 1 भी सिर्फ प्रोडक्शन बजट था। हाँ, इलस्ट्रेशन 2 में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी निकाला था एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो ऐसे क्या होता है ना, ये सब समराइज़ करने से, ऐसे लिख लेने से, मार्किंग कर लेने से आपको चीज़ें याद रहती है। जैसे अब इस सब में वो हाफ ऑफ द प्राइस वाला चीज़ एक नया था, हाफ ऑफ द सेल्स ऑफ द नेक्स्ट मंथ। क्वेश्चन देखने से ही क्वेश्चन याद आ जाना चाहिए, जिससे रिवीजन में टाइम नहीं लगता। इसमें ऑन ऑर्डर का एक नया ट्रीटमेंट था, बस उतना पता चल गया, आप कर लेंगे। बार बार थोड़ी ना ये सब सम को करेंगे। इस सम में कुछ भी ऐसा था ही नहीं, तो माथा ही मत लगाओ। इस सम में क्या था, इस सम में आपका वो प्रोपोर्शन में डिवाइड करने का था, तो 352 और 1:2 इस तरह से ये प्रोपोर्शन में डिवाइड करने का है। डिवाइड प्रोडक्शन इन दिस रेशियो। तो ये अगर पता चल गया तो हो गया आपका काम। बस यही था मेन सम, मेन इस सम में। 6 नंबर में ये स्टोर लेजर कार्ड का पैंतरा था, बाकी तो कुछ नहीं था इसमें। और अगर हाँ नहीं किया वो 6 नंबर तो परचेज बजट में भी फंस जाता है इंसान, की एनुअल करके ब्रेक करना है, ये क्लियर नहीं होता। 7 नंबर में ये तो झमेला ही था, ये किसके ऊपर क्या है, फ्लेक्सिबल बजट बोलने से तो नहीं होगा, इसमें तो झमेला था कि किसके ऊपर क्या है, मतलब ये परसेंट वाला लफड़ा किसके ऊपर क्या लग रहा है, तो ठीक से क्वेश्चन में लिखा नहीं है। और ये पीरियड भी 3 है, ये भी नहीं समझ में आता है जब तक ऐसा सम किया नहीं हो। और कैश बजट एकदम सिंपल सा ही था, इसमें कुछ मुझे नहीं लगता कुछ भी ट्रिक था। हाँ, जस्ट ये कि आपको ऐसे शेड्यूल बना बना के करना चाहिए, जिससे क्या होता है क्लियर आइडिया हो जाता है कि कब
कहाँ पे कितना पेमेंट करना है या कितना रिसीव होगा, फिर आपको सीधा स्टेटमेंट बनाना चाहिए। इंस्टीट्यूट का सॉल्यूशन देखो सीधा स्टेटमेंट बना देगा, वर्किंग नोट नहीं बनाता है। तो वर्किंग नोट बनाने से आपको सम ईजी लगेगा। चलो, थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं अगला दिन। बाय बाय, टेक केयर।